to our show Sports Cafe, a special morning show where we will discuss the major sports stories which made headlines in the newspapers. उसके साथ ही हम बात करेंगे कि आप अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त कैसे रख सकते हैं योगा के जरिए. साथ ही नजर डालेंगे कि आज का दिन इतिहास में क्यों है इतना खास. And to discuss more on this, we are joined by an expert in the studio, Mr. शैलेश चतुर्वेदी. आपका बहुत-बहुत स्वागत है स्पोर्ट्स कैफे में. बहुत-बहुत शुक्रिया और आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. शुक्रिया. थैंक यू. तो शुरुआत करते हैं स्पोर्ट्स कैफे की और एक नज़र डालते हैं कि किस तरह से तमाम अहम खबरों को अलग-अलग न्यूज़पेपर्स ने हेडलाइन दी और खास बनाया. सबसे पहले नजर डालेंगे खास खबरों पर. दृष्टिबाधित क्रिकेट, ब्लाइंड क्रिकेट की इंडिया बीट पाक टू रिटेन 2020 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड टाइटल फॉर द सेकंड सक्सेसिव एडिशन. और इंडिया 7 विकेट्स अवे फ्रॉम विन एंड अश्विन बिकेम फास्टेस्ट टू रीच माइलस्टोन ऑफ 250 टेस्ट विकेट्स. इसके अलावा बैडमिंटन की अगर बात करें तो इंडियन शटलर श्लोक अर्जुन विन डबल्स टाइटल ऑफ 26 ईरान फज्र बैडमिंटन इंटरनेशनल चैलेंज. और दिल्ली स्टेज इन द हंट फॉर सेमीज विद विन ओवर कलिंगा लांसर्स इन हॉकी इंडिया लीग. तो ये तमाम अहम खबरें थी. सबसे पहले हम 2020 जो दृष्टिबाधित क्रिकेट है, ब्लाइंड क्रिकेट है, उसमें भारत ने जीत दर्ज की है, उस पर नज़र डालेंगे कि किस तरह से ये जीत रही खास. तमाम अखबारों ने किस तरह से इसको सुर्खियां बनाई और छापा है, एक नज़र डालते हैं. A proud moment. India thrash arch rivals Pakistan to lift second successive 2020 Blind World Cup. India outclassed Pak to retain 2020 World Cup. Times of India ने लिखा है. और वाकई ये जीत बहुत खास रही क्योंकि अगर बात करें हिंदुस्तान टाइम्स की तो इंडिया थम पाकिस्तान टू क्लिंच ब्लाइंड वर्ल्ड कप. उन्होंने प्रमुखता से खबर छापी है. बहुत ही अच्छे टाइटल दिए गए हैं और द इंडियन एक्सप्रेस लिखता है इंडिया थ्रैश पाकिस्तान टू डिफेंड वर्ल्ड 2020 क्राउन. वहीं दैनिक जागरण ने लिखा है पाक को पटकनी दे भारत चैंपियन. खास खबर है क्योंकि बहुत ही अच्छी जीत दर्ज की गई है. हिंदुस्तान लिखता है पाक को हरा भारतीय टीम फिर से विश्व चैंपियन बनी. वहीं अमर उजाला ने लिखा है दृष्टिबाधित क्रिकेट में भारत फिर से विश्व चैंपियन. फाइनल मैच में पाकिस्तान को 9 विकेट से दी मात. 9 विकेट से हराया है, पाकिस्तान को हरा. वर्ल्ड लगातार भारत जो है दूसरी बार ब्लाइंड 2020 वर्ल्ड कप चैंपियन बना. दैनिक भास्कर ने एक खबर छापी है. और वनडे में भी चैंपियन. किस तरह से हर तरफ जोश है और मुझे लगता है शैलेश जी बहुत ज़रूरी था इस तरह के क्रिकेट को लेकर आना और प्रमोट करना. इस बार बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिली है. स्पॉन्सरशिप की भी अगर हम बात करें तो तमाम मीडिया हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशंस या सभी ने इनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी. शायद यही एक कारण था जीत इस तरह से निकल कर आई. ब्लाइंड क्रिकेट में भारत का परफॉर्मेंस ज़्यादातर समय अच्छा ही रहा है और प्रमोशन मिलनी भी चाहिए. वो डिज़र्व करते हैं. अगर आप कहें कि अगर ईश्वर ने आपसे कोई चीज़ ली है तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको दिया होता है. तो ये शायद इन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा दिया है जो उन्होंने ग्राउंड पर परफॉर्म करके दिखाया है. जिस तरह जीत हासिल की है बहुत ही कमाल की जीत है. आप देखिए अगर कोई फाइनल में 2 ओवर रहते और 9 विकेट रहते जीत लेता है तो उससे समझ में आता है कि कितना वन साइडेड मैच रहा. और तो एक तरह से पूरा टूर्नामेंट भारत के लिए वन साइडेड रहा. एक पाकिस्तान के खिलाफ ही एक मैच था जो भारत हारा था. उसके अलावा लगातार भारत ने जीत दर्ज की है और कोई भी टीम भारत को हरा नहीं पाई. सेमीफाइनल भी श्रीलंका से बहुत आसानी से जीता था, फाइनल भी बहुत आसानी से जीता है. तो जितना भी कवरेज इनको मिली है, जितने भी अखबारों में सुर्खियों में ये लोग रहे हैं, ये डिजर्व करते हैं रहना. और हम लोग बाकी क्रिकेट टीमों की बहुत बात करते हैं लेकिन ये स्पेशल क्रिकेट टीम है, इनकी हमें हमेशा बात करनी चाहिए. लेकिन इस बार बहुत बातें हुई हैं, बहुत सुर्खियां बनी जो कि जरूरी था. अगर हम बात करें इस जीत के हीरो की भारत की तरफ से तो प्रकाश इसके हीरो रहे जिन्होंने 99 रन्स बनाए. ओवरऑल बैलेंस टीम थी पूरी. बहुत ही अच्छा लगा कि इस तरह से भी जज्बा है और नाम भी देखिए कैसे हैं. प्रकाश नहीं है लेकिन किस तरह से अपना उजियारा फैला रहे हैं सब जगह. बिल्कुल कमाल का प्रदर्शन किया है और 99 रन पे नॉट आउट रहना एक बहुत बड़ी बात है.
थोड़ा सा हो सकता है कि कहीं मन में हो कि सेंचुरी से रह गए, लेकिन जब आप चैंपियन बनते हैं, जब आप वर्ल्ड टाइटल आप जीतते हैं, तो ये बहुत बड़ी खुशी है। उम्मीद करते हैं कि ये जो जीत है वो इस खेल को और आगे लेके जाएगी, और प्रमोट होगा ये खेल, और स्पॉन्सर आएंगे और इन लोगों को और ज़्यादा सुविधाएं दी जाएंगी, क्योंकि ये लोग वो डिजर्व करते हैं। जिस तरह का प्रदर्शन किया है, जिस तरह की मुश्किलों से निकल के ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, उसमें ये लोग एक एक पैसा, एक एक स्पॉन्सरशिप के अमाउंट और हर तरह का प्रमोशन, चाहे वो मीडिया में हो चाहे किसी भी तरीके से हो, वो ये लोग डिजर्व करते हैं। बिल्कुल। भारत की अगर बात करें तो लीग में एक मैच हारा, लेकिन पाकिस्तान से बहुत उम्मीदें थी। पाकिस्तान ने सारे ही मैच जीते थे, लेकिन वो कहते हैं ना, जो आखिर में जीता वही सिकंदर, और बस यही रहा कि भारत के लिए बहुत अच्छी बात रही। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है और कहा है कि बहुत ज़रूरी था हमें जीतना, और इनकी बधाई के लिए हम सबको जुटना पड़ेगा और प्रमोट करना पड़ेगा इन चीज़ों को। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आपको पता चलता है कि आपके देश का प्रधानमंत्री आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वो, और आपको बधाई दे रहे हैं। इससे पहले वो टीम से मिले भी थे, तो प्रधानमंत्री ने लगातार, जो चाहे ओलंपिक से पहले उसके स्क्वाड से मिलना या पैरा ओलंपिक के बाद लोगों से मिले, वो जितने लोग मेडल जीत के आए, क्रिकेट टीम से मिले, तो एक तरह से खेलों को ये प्रमोशन है। और अगर प्रधानमंत्री आगे बढ़ के प्रमोट कर रहे हैं तो जाहिर है आपको खुशी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे बड़ी बात क्या होगी। बिल्कुल। और अब बढ़ते हैं अगली हेडलाइंस की ओर, जो है क्रिकेट से ही जुड़ी हुई। इंडिया और बांग्लादेश में इंडिया और बांग्लादेश का जो मुकाबला चल रहा है, उसमें क्या कुछ खास रहा, एक नज़र डालते हैं। तमाम अखबारों ने किस तरह से इन खबरों को छापा है। मेल टुडे ने छापा है, नोज टाइटन, इंडिया इज क्लोजर टू अनदर बिग विन अगेंस्ट बांग्लादेश इन हैदराबाद। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर पब्लिश की है, इंडिया ऑन अ हाई, बांग्ला ऑन द रोप्स। फास्टेस्ट टू 250 विकेट्स, अगर हम बात करें अश्विन की 250 फास्टेस्ट विकेट बनाने का जो कारनामा किया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर छापी है, अश्विन पुजारा टेक इंडिया क्लोज टू विन, अश्विन फास्टेस्ट टू 250 स्कैल्स। और द इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है, मुरली वॉज गिफ्टेड, अश्विन इज अ स्मार्ट ऑपरेटर। और एक तरह से स्मार्ट ऑपरेटर, बहुत पहले से ये हमारे नाम रोशन कर रहे हैं भारत का। वहीं दैनिक जागरण लिखता है, जीत से 7 कदम दूर टीम इंडिया। और हिंदुस्तान ने खबर छापी है, भारत जीत से 7 विकेट दूर। एक ऐसी जीत है जिसका जश्न बहुत ही जल्दी मनाया जाएगा। और अमर उजाला ने लिखा है, जीत अब सिर्फ 7 विकेट दूर। ऑलमोस्ट सिमिलर हेडलाइंस तमाम अखबारों ने छापी है खबर। और वहीं दैनिक भास्कर ने लिखा है, अश्विन ने तोड़ा 36 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड, 45वें टेस्ट में 250 विकेट पूरे। तो अगर बहुत ही, एक तो हम पास हैं, बहुत ही नामुमकिन सी वो जो है कि हम हारेंगे नहीं, जीतेंगे तो है ही, लेकिन साथ ही अश्विन का ये जो कारनामा है, ये बहुत ही बड़ी जीत है। बहुत बड़ा प्रदर्शन है उनका, और एक तरह से कहा जा सकता है कि बहुत ही कमाल के बॉलर हैं, दुनिया के बेस्ट बॉलर बनने की उनमें काबिलियत है, ऑफ स्पिनर हैं वो। और अच्छी चीज़ ये है कि ज़्यादातर ऑफ स्पिनर जो दुनिया के होते हैं उन पे चेकिंग के आरोप लगते हैं। अश्विन का एक्शन बहुत ही क्लीन है, बहुत ही बेमिसाल एक्शन है, उन पे कोई आप डाउट नहीं कर सकते। और हर मैच में ऐसा लगता है कि पिछले मैच के मुकाबले उन्होंने कुछ ऐड किया है। कल जो उनकी आखिरी गेंद थी वो लेग ब्रेक थी, जो नॉर्मली ऑफ स्पिनर से आप उम्मीद नहीं करते। लेग ब्रेक वो करते हैं, कैरम बॉल करते हैं, बहुत लगातार वो वैरायटी उसमें ऐड करते हैं, और ये चीज़ उनको बहुत बड़ा बॉलर बनाएगी। अभी भी भारत की धरती पे 4 टेस्ट बाकी हैं, उसके बाद भारतीय टीम को बाहर जाना है, ऑस्ट्रेलिया की टीम को यहाँ आना है। तो अगले 4 टेस्ट में हम ये उम्मीद करेंगे कि 300 के करीब वो पहुंचे। अगर वो 25-30 विकेट लेते हैं यहाँ पे, तो 280 के आसपास पहुंचेंगे। तो 300 विकेट लेने वाले भी बहुत तेज़ी से 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बनने वाले हैं, क्योंकि अपनी धरती पर हमेशा भारतीय स्पिनर्स के लिए ज़्यादा आसानी होती है, हमारा जो विकेट्स हैं वो स्पिनर के लिए मददगार होती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वो 4 टेस्ट भी वो बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे। वाकई। और अगर हम ओवरऑल प्रदर्शन पर बात करें तो बांग्लादेश की तरफ से मुस्तफिकुर रहीम ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, अगर आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन एक चीज़ जो है, मुस्तफिजुर रहमान नहीं थे। सबकी निगाहें थी कि कैसा रहेगा, किस तरह से हम जीत पाएंगे, लेकिन ये कमी उन्होंने पूरी की है।
ओवरऑल बैलेंस टीम है वहां से भी। बिल्कुल बैलेंस टीम है, और खेल में चोट या इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं जिसमें आपको कई बार अपने मेन खिलाड़ी मिस करने होते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आप देखिए 5वें दिन मैच गया है। जब मैच शुरू हो रहा था तो ये बात की जा रही थी कि कितने दिन में जीतेंगे, 3 दिन में जीतेंगे या 4 दिन में जीतेंगे। आज भी उनके पास 7 विकेट हैं, तो 7 विकेट होना एक बड़ी बात है। हालांकि भारतीय बॉलिंग अटैक जिस तरह का है और 5वें दिन विकेट जिस तरह की होती है, उसमें ये कहा जा सकता है कि जीत से भारत को शायद ही कोई रोक पाए। लेकिन 5वें दिन जाना, शाकिब अल हसन का अच्छा परफॉर्मेंस, मुशफिकुर रहीम आपने जिक्र किया उनका अच्छा परफॉर्मेंस, तो बांग्लादेश की टीम यहां से मैच भले ही हार जाए लेकिन काफी कुछ लेके जाएगी। भारतीय धरती पे उनका पहला टेस्ट है और एक तरह से उन्होंने उसका पूरा इस्तेमाल किया है। हाँ, प्लेयर्स बदले लेकिन प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है जी। और अब बढ़ते हैं अगली हेडलाइंस की ओर, जो है बैडमिंटन से जुड़ी हुई, कि किस तरह से अर्जुन और श्लोक ने नई इबारत लिखी है और ये कारनामा कर दिखाया है। ईरान पे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। तमाम अखबार क्या कहते हैं? मेल टुडे कहता है यंग इंडियन डबल्स पेयर ऑफ अर्जुन एंड रामचंद्रन notched up the men's double title at 26th Iran Fudge Badminton International। और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है श्लोक अर्जुन विन Iran Badi title। The pair of श्लोक and अर्जुन achieved their biggest career victory। और दैनिक जागरण ने लिखा है अर्जुन श्लोक बने विजेता। दूसरी वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी ने जिस तरह से इंडोनेशियाई जोड़ी को हराया वो वाकई काबिल तारीफ था। और हिंदुस्तान ने लिखा है अर्जुन श्लोक को बैडमिंटन खिताब। हर तरफ यही बात है, दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी ने कारनामा कर दिखाया। और अमर उजाला ने लिखा है अर्जुन और श्लोक ने ईरान में जीता पुरुष युगल खिताब। वो बात अलग है कि सैयद मोदी इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट हुआ उसमें कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पर पहली बार एक कारनामा कर दिखाया किसी भारतीय जोड़ी ने, जो बहुत ही ज़रूरी था। ऐसा लग रहा था कि ये जीत की दरकार हमें थी। बिल्कुल, बैडमिंटन में एक तरह से कह सकते हैं कि जो खेल सबसे तेज़ी से आगे गया है वो बैडमिंटन है। और बैडमिंटन में एक जो कमी दिखाई देती थी वो डबल्स को लेकर ही कमी थी, क्योंकि डबल्स हो या मिक्स डबल्स हो या विमेंस डबल्स हो, उसमें उस तरह के तमाम खिलाड़ी नहीं थे जो जितनी उम्मीद की जा रही थी। क्योंकि सिंगल्स में आपके पास मेंस में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, एक के बाद एक आप नाम ले सकते हैं। महिलाओं में साइना और सिंधु हैं, तो डबल्स में एक ज़रूरत थी। लेकिन ये दिखाता है कि भारत अब डबल्स में भी काफी आगे बढ़ सकता है। उसके अलावा भविष्य कितना अच्छा है इससे समझ में आता है कि हमारा जूनियर जो वर्ल्ड नंबर 1 है वो भारत के हैं, लक्ष्य सेन। तो एक तरह से बैडमिंटन ऐसा गेम है जहां पे भारत का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। बिल्कुल, और इसी जोड़ी ने पिछले अगर हम बात करें नेपाल इंटरनेशनल का खिताब जीता था, जो कि बहुत ज़रूरी लगा हमें कि यहाँ पर भी इस बार कुछ करके दिखाएं। और ये एक तरह से तैयारी थी जो इन्होंने एक कारनामा कर दिखाया। बिल्कुल, अब इनका टारगेट होगा कि टॉप 50 में आए। अभी टॉप 50 में नहीं है, तो ये टूर्नामेंट जीत के ये टॉप 50 में आए। उम्र जाहिर है इनकी तरफ है, तो इनके लिए अचीव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वही जो हम लोग अभी कह रहे थे कि डबल्स मेन ऐसी चीज़ थी, जब आपका टीम इवेंट होता है, जब इंडिया कहीं खेलता है, उस समय डबल्स में भारत को थोड़ा कमज़ोर दिखता है। वहाँ पे भारत के लिए बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं दोनों खिलाड़ी। तो ये उम्मीद करें कि ये पहले टॉप 50 में आएंगे, फिर धीरे धीरे अपने चीज़ें अचीव करेंगे। अभी एक तरह से इनकी शुरुआत है, तो एक टाइटल जीता है, उसको शुरुआत की तरह लें और उसके बाद अपने लक्ष्य तय करें। बिल्कुल, 66वें नंबर की जोड़ी है, जैसे कि आपने कहा टॉप 50 में आने में अभी इन्हें टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम इस पूरे मुकाबले को देखें तो 25 मिनट तक ये मुकाबला चला और इस भारतीय जोड़ी ने कमाल कर दिखाया। बढ़ते हैं अगली हेडलाइंस की ओर, जो है हॉकी इंडिया लीग से जुड़ी हुई, कि किस तरह से दिल्ली ने एक जीत और दर्ज की है। देखते हैं क्या कुछ छापा है तमाम अखबारों ने। मेल टुडे ने लिखा है दिल्ली वेव राइडर्स एज पास्ट लांसर्स। और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया है चाइल्ड हेल्प्स दिल्ली थॉट कलिंगा। न्यूजीलैंड के प्लेयर है चाइल्ड सिमन, जिनके लिए लिखा गया है। और हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है वेव राइडर्स स्कोर्स एक्साइटिंग विन ओवर कलिंगा लांसर्स। कैप्टन रुपिंदर पाल सिंह की ये फोटो आप देख सकते हैं। और दैनिक जागरण ने लिखा है रुपिंदर और चाइल्ड के दम पर जीती दिल्ली। सिमोन चाइल्ड के अंतिम समय में किए गोल की बदौलत दिल्ली को मिली जीत। और हिंदुस्तान ने लिखा है दिल्ली वेव राइडर्स ने घर में कलिंगा को 6-4 से हराया। वहीं अमर उजाला ने खबर छापी है मनदीप के दम पर दिल्ली ने दर्ज की लगातार दूसरी जीत।
तो बहुत सारे प्लेयर्स का यहाँ पर योगदान रहा, कोई एक प्लेयर नहीं था। चाइल्ड की अगर बात करें, रुपिंदर की बात करें, मनदीप की, तो बहुत ही अच्छा रहा। 6-4 एक बड़ा, हम कहेंगे बहुत ही अच्छा रोमांचक मुकाबला था। बिल्कुल 3 मिनट पहले तक कलिंगा लांसर्स लीड कर रहे थे और वो आखिरी 3 मिनट में एक तरह से, क्योंकि फील्ड गोल के यहाँ 2 गोल मिलते हैं और एक पेनल्टी कॉर्नर पे, तो 3 गोल एक तरह से करके उन्होंने जीत दर्ज की है। और कलिंगा जरूर निराश होंगे क्योंकि अगर ये जीतते तो शायद सेमीफाइनल में उनकी जगह पक्की हो जाती। उनका 9वां मैच था, अब सिर्फ एक मैच बाकी है, लेकिन दिल्ली के लिए ये वापसी जरूरी थी क्योंकि जो इससे पहले जो अपने घर से बाहर उन्होंने जो मैच खेले थे, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था उनका, लेकिन जैसे ही वो दिल्ली आए हैं उन्होंने लगातार दूसरा ये मैच जीता है। और वाकई मनदीप, आप जैसा आपने कहा कि मनदीप बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जहां तक इंडियन प्लेयर की बात है, साइमन चाइल्ड बहुत अच्छा खेल रहे हैं। रुपिंदर का थोड़ा सा कह सकते हैं कि पेनल्टी कॉर्नर उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन कल के मैच में उन्होंने दबाव भी काम करता है एक बड़े खिलाड़ी पर। देखिए हॉकी इंडिया लीग में क्या है कि फील्ड गोल पे क्योंकि आपको 2 गोल मिल रहे हैं और पेनल्टी कॉर्नर पे 1 गोल मिल रहा है, तो आप फील्ड गोल ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली जो आप इंटरनेशनल मैच में खेलते हैं तो आप कोशिश करते हैं डी में जाएं तो एक पेनल्टी कॉर्नर लें, लेकिन यहाँ पे आप फील्ड गोल करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट का जो रोल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस वजह से रुपिंदर के उतने गोल दिखाई नहीं दिए जितने होने चाहिए थे, और बाकी जो भी पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट है उनके भी उतने गोल दिखाई नहीं दिए। लेकिन कल का मैच कम से कम रुपिंदर ने बहुत अच्छा खेला है और इस समय ये सही समय है पीक पे आने के लिए, क्योंकि अब आप सेमीफाइनल की तरफ जा रहे हैं और इस समय अगर आप बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे तो आप अब टाइटल आपके हाथ में होगा। बिल्कुल। और अगर इस तमाम हम इस पर नज़र डालें तो एक तरह से जो खास बात रही वो ये रही कि 5वें नंबर पे थी दिल्ली, होम एडवांटेज था और एक तरह से कोशिश थी कि अब हम कुछ तो कर जाएं। इस बार ओवरऑल बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है दिल्ली का। बिल्कुल, बल्कि दिल्ली आने से पहले 6ठे नंबर पे थे, तो लगातार 2 मैच जीतने के बाद ये एक पोजीशन ऊपर आए हैं। हालांकि सेमीफाइनल में 4 टीमें पहुंचेंगी तो एक पोजीशन ही ऊपर आना है, लेकिन इस बार आपको पॉइंट टेबल देख के कई बार अंदाजा नहीं होता, क्योंकि इन्होंने इस बार शेड्यूल इस तरह का बनाया गया है कि पहले ईस्ट के सारे मैच हो जाएं, क्योंकि कलिंगा लांसर्स आप देखिए 9 मैच खेल चुके हैं, 10 में से सिर्फ 1 मैच उनका बाकी है। उसके बाद चीज़ें नॉर्थ में आई हैं, तो अभी दिल्ली के काफ़ी मैच हैं दिल्ली में जो उनको खेलने हैं, तो इस लिहाज से दिल्ली के पास मौके ज़्यादा हैं। कलिंगा के लिए ज़रूरी है कि वो अपना आखिरी मैच जीतें। अगर उनको बहुत अच्छी टीम है तो अगर सेमीफाइनल उनको खेलना है और पक्का करना है कि सेमीफाइनल खेलना ही है, तो अपना आखिरी मैच, समय कम है, सिर्फ एक मैच उनके पास बाकी है। अब बढ़ते हैं अगली हेडलाइंस की ओर, जो है शतरंज से जुड़ी हुई, चेस से जुड़ी हुई, कि किस तरह से हरिका ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। एक नजर डालते हैं किस तरह से अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को पब्लिश किया है। मेल टुडे लिखता है, हरिका ओपन्स विद ड्रॉ एट वर्ल्ड चेस, 4th सीड ग्रैंड मास्टर द्रोणावली हरिका was held to this great match. द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, बांग्लादेश गर्ल शमीमा होल्ड्स हरिका। किस तरह से ड्रॉ कराया है शमीमा की वजह से ये मैच। और द इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, हरिका हेल्ड टू ड्रॉ बाय लोअर रैंक राइवल। और हरिका ने खेला ड्रॉ। दैनिक जागरण ने खबर छापी है, 4थी वरीयता प्राप्त ग्रैंडमास्टर द्रोणावली हरिका को विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप के पहले दौर में आश्चर्यजनक रूप से किस तरह से ड्रॉ का सामना करना पड़ा। और हिंदुस्तान लिखता है, विश्व शतरंज में हरिका को शमीमा ने ड्रॉ पर रोका। हरिका ऐसी चेस प्लेयर हैं जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। अगर हम बात करें चेस की तो कुछ ही नाम हैं अभी जो हमारे दिमाग में आते हैं। तो ड्रॉ पर रोका, लेकिन काली और सफ़ेद मोहरों से वो अपना कमाल दिखाती रहेंगी। खासतौर पर उन्होंने कहा कि इस बार मैं वाइट पीसेस से ज़्यादा खेलने की कोशिश करूँगी। देखिए पहला जो राउंड था उनका ब्लैक से था, तो कई बार ब्लैक से आपको एक डिसएडवांटेज होता है। हालांकि उसके बावजूद हरिका जिस तरह के खिलाड़ी हैं उनको ये जीतना चाहिए था, तो तभी जिस तरह की हेडलाइंस हैं वो ताज्जुब से भरी हुई हैं कि हरिका नहीं जीती। लेकिन रिटर्न गेम जो उनको खेलना है वो वाइट से खेलना है, और ये उम्मीद करनी चाहिए कि जब वो वाइट से खेलेंगी तो जो एक नेचुरल एडवांटेज होता है उसको लेके खेलेंगे, और अपने से कम रैंक वाली खिलाड़ी जो शमीमा है बांग्लादेश की, उनके साथ जिस तरह का परफॉर्मेंस किया है उसको नहीं दोहराएंगे, उसमें चीजें और बेहतर करेंगे। ये टूर्नामेंट एक तरह से भारत के लिए थोड़ा सा निराशा वाला रहा है, क्योंकि हम्पी नहीं है इस टूर्नामेंट में। हम्पी का नहीं होना एक निराशा की बात है। तो सारी उम्मीदें हरिका से हैं, क्योंकि पद्मिनी राउत उतनी एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं है, तो सारी उम्मीदें हरिका से हैं। तो उसमें एक एक गेम आपको देखना पड़ेगा कि आप कहीं पे भी गड़बड़ ना करें। अभी फर्स्ट राउंड में बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माना
माना जा रहा था और इनका कल जन्मदिन भी था, तो इनका कहना था कि इस साल जो मेरा शुरुआत होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, मेरी कोशिश रहेगी कि इस बार मैं चैंपियनशिप जीतूं। 2012 की अगर हम बात करें तो उन्होंने कांस्य पदक जीता था वर्ल्ड चैंपियनशिप में। देखिए जन्मदिन के बाद चलिए उस दिन नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद आप अच्छी शुरुआत कर सकते हैं और अभी ऐसा नहीं है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और अभी उनके पास बहुत मौके हैं। और जैसा हम लोगों ने बात की अभी कि ब्लैक जब आप मोहरों से खेलते हैं तो आपके पास सामने वाले के पास एडवांटेज होता है, वो उस एडवांटेज का बांग्लादेशी खिलाड़ी ने ऐसा लगता है कि उन्होंने फ़ायदा उठाया। अब क्योंकि वाइट मोहरे हरिका के पास होंगे तो चीज़ें बदली हुई होंगी और वो जो पहली बाजी कई बार आप थोड़ा सा रुक के खेलते हैं, कई बार आप संभल कर खेलते हैं कि आपकी स्टार्ट आपका गड़बड़ ना हो, तो वो शायद उसको पीछे छोड़ के वो आगे बढ़ेंगी सफेद मोहरों के साथ, व्हाइट पीसेस के साथ। और अब बढ़ते हैं शूटिंग से जुड़ी खबर पर, जहां पर जीतू राय ने बहुत ज्यादा आशा दिखाई है कि वो अपने प्रदर्शन को और अच्छा करेंगे। देखते हैं किस तरह से तमाम अखबारों ने खबर छापी है। द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है आफ्टर रियो हार्ट ब्रेक राय हैज न्यू टारगेट्स, और बहुत ही अच्छा बयान इन्होंने दिया है। दैनिक जागरण ने लिखा है ओलंपिक में जीतूंगा पदक, रियो से बाहर निकलना मेरे लिए दुखद था लेकिन भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन अब इतिहास गवाह है कि मुझे अच्छा करना है। अमर उजाला ने लिखा है ओलंपिक पदक का सपना अब भी बरकरार, जीतू राय। और अगर बात करें दैनिक भास्कर ने लिखा है ओलंपिक पदक का सपना जिंदा है, जीतू राय। तो टोक्यो 2020 में होने वाले ओलंपिक की अगर बात करें तो यहाँ पर हर खिलाड़ी का कुछ ना कुछ बयान आता है कि हमें जीतना है, लेकिन जीतू राय बहुत डिटर्मिन्ड है। जब वो रियो के बाद आए थे और हमें उनसे मिलने का मौका मिला तो उन्होंने एक चीज़ कही, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन की बात होती है, एक एक सेकंड की बात होती है, इसीलिए मुझसे छूटा, लेकिन मैं पूरी तैयारी में हूँ कि 2020 में मैं जीतूंगा। कहीं निराशा भी थी थोड़ी उनके दिमाग में, लेकिन जिस तरह से भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं हर बार यही कहते हैं कि मुझे जीत कर आना है। देखिए पहला ओलंपिक्स किसी के लिए आसान नहीं होता और ये सही है कि जीतू राय ने दुनिया में सब कुछ जीता था ओलंपिक्स में जाने से पहले। ऐसा लग रहा था कि जीतू राय जहाँ जाते हैं वो गोल्ड जीत के ही आते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। लेकिन पहला ओलंपिक्स बाकी किसी भी इवेंट से बहुत अलग होता है, वहाँ का प्रेशर अलग होता है, आपका पूरा देश आपको देख रहा होता है। वर्ल्ड कप में आप मेडल जीते कई बार पता भी नहीं चलता, जब अखबारों में छपता है तमाम लोगों को तब पता चलता है कि एक मेडल आ गया। तो जब उस तरह के प्रेशर में जाके परफॉर्म करना आसान नहीं होता। ये ठीक है कि जीतू राय से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक सही तरीके से देखा जाए तो ये माना जाता है कि रियो ओलंपिक 2016 उनके लिए अनुभव की तरह था। 2020 ये ज़्यादा उम्मीदें उन पर होंगी, यहाँ पे उनको मेडल के लिए फोकस करना चाहिए। ये उन्होंने सही कहा कि एक निशाना अगर आपका चूक जाए तो आपके पूरे 4 साल की मेहनत चली जाती है। शूटिंग इस तरह का गेम है, लेकिन उम्मीद करें कि 2020 में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और समय भी बहुत है, तैयारी करेंगे, समय बहुत है, लेकिन उस दिन शूटिंग में उस दिन अगर आपने एक निशाना गड़बड़ किया तो आप बिल्कुल सब कुछ मिस कर जाते हैं। लेकिन अगर हम माइंड, बॉडी और सोल की बात करें कि किस तरह से आप उसे फोकस करके क्या कुछ कर सकते हैं, आज यही हम जानेंगे अपने योगा सेगमेंट में, जहां पर रवनीश वत्स जो है वो हमें बताएंगे कि योगा हमारे लिए कितना जरूरी है। योग से रहें निरोग, आइए देखते हैं। नमस्कार, आज हमारे योग के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमने 2 आसन लिए हैं जिसका नाम है अष्टावक्रासन और दूसरा आसन है हमारा अर्ध मच्छिंद्रासन। सबसे पहले हम अष्टावक्र आसन को जानने का प्रयास करेंगे। अष्टावक्र जैसा नाम से ही प्रतीत होता है, अष्टवक्र 8 अंग विशेष रूप से इसमें कर्व होते हैं, विशेष रूप से प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। अष्टावक्र आसन जैसा कि आपने सुना होगा, एक महान संत और विद्वान अष्टावक्र के नाम पे लिया गया है। विशेष रूप से उनमें ऐसा देखा गया था, 8 अंग उनके कह सकते हैं कि दिव्यांग के रूप में थे, ऐसा नहीं कह सकते। उनके विशेष अंग जो थे सचमुच में एक विशेष अनुभूति दिलाने वाला वो अंग उनको एक महान संत या एक महान विद्वान के रूप में जाना गया। अब हम जानने का प्रयास करते हैं आसन, अष्टावक्र आसन। अष्टावक्र आसन में सबसे पहले हम खड़े हो जाते हैं। दोनों पैरों के सीधे खड़े होने के बाद दोनों हाथों को थोड़ा सा कर्व करते हुए
नीचे की ओर झुकाते हैं। नीचे झुकाने के बाद दोनों पैरों का बैलेंस जो होता है दोनों कोहनियों के ऊपर, दोनों हाथों के ऊपर लगाते हैं। इसके बाद इस आसन में 30 सेकंड तक रुकने का जरूर प्रयास करते हैं। अब इस आसन को विधि तो हमने जान लिया, अब सावधानी जान लेते हैं। सावधानी जानना इसलिए जरूरी होता है कि यह आसन कठिन आसन माना जाता है। आप इस आसन को आसानी से नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपकी निरंतरता यदि इस आसन में है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि आपके कुहनी में, गर्दन में, पीठ में यदि बहुत तकलीफ हो रहा हो तो यह आसन ना करें। कुछ दिन के बाद आप जरूर कर सकते हैं इस आसन का अभ्यास। अब हम विधि और सावधानियों के बाद अब इसके लाभ को जानने का प्रयास करते हैं। इस आसन को करने से हथेलियां, बाजू मजबूत होती है, पीठ और कमर में भी हमारी मजबूती और लचीलापन महसूस होता है, जांघ और पैरों में भी मजबूती आती है और लचीलापन महसूस होता है। अब इस आसन को हम सामने की ओर देख के करते हैं, बिल्कुल एकटक हमारा होता है दृश्य। तो उससे हमारा क्या हो रहा है कि हमारे जो कंसंट्रेशन पावर है वो भी बढ़ रहा है, एकाग्र क्षमता हमारी बढ़ रही है, शारीरिक स्थिरता बढ़ रही है और मानसिक दृढ़ता भी बढ़ रही है इस आसन को करने के बाद। अब हम दूसरा आसन लेते हैं, जिस आसन का नाम है अर्ध मच्छिंद्रासन। जैसा कि नाम ही से प्रतीत हो रहा है, मच्छिंद्रासन, अर्ध मच्छिंद्रासन। गुरु गोरक्षनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ के नाम पे यह आसन लिया गया है। मच्छिंद्रनाथ जब आधी मुद्रा में मेडिटेशन, ध्यान लगाया करते थे इस आसन के माध्यम से। इस आसन को उन्हीं के नाम पे लिया गया है। इसको हम आधी मुद्रा में जाने के बाद अर्ध मच्छिंद्रासन के रूप में जाते हैं। अब इसको हम विधि जानने का सबसे पहले प्रयास करते हैं। अर्ध मच्छिंद्रासन को हम सबसे पहले दोनों पैरों को आगे की ओर ले जाते हैं। सामने की ओर ले जाने के बाद दाहिने पैर को मोड़ते हैं। दाहिने पैर को मोड़ने के बाद गुदाद्वार के पास एड़ी को गुदाद्वार के पास लगाते हैं। उसके बाद बाएं पैर को ऊपर की ओर चढ़ाते हुए, दाहिने पैर के जंघा के ऊपर चढ़ाते हुए कुछ देर रुकने का प्रयास करते हैं, 1 से 2 सेकंड बस। उसके बाद फिर दाएं हाथ को धीरे से मोड़ते हुए और दाहिने पैर के एड़ी तक ले जाने का प्रयास करते हैं और बाएं हाथ को हम पीछे की ओर ले जाते हैं, कमर के भाग के पास ले जाने का प्रयास करते हैं। उस आसन में करने के बाद अब सर जो है, सर की दिशा भी पीछे की ओर चली जाती है। बट इसमें सांस को लेते हुए, सांसों का नियंत्रण होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कोई भी योगाभ्यास आप करते हैं तो उसमें सांस का नियंत्रण होना जरूरी है, क्योंकि सांस का नियंत्रण ना हो तो समझे आपने जो भी योग किया, जो भी योगासन आप करते हैं वो आपके लिए सार्थक साबित नहीं हो सकता है। तो इसके करने के बाद अब हम क्या करते हैं, सर को पीछे की ओर ले जाते हुए कुछ देर रुकने का प्रयास करते हैं। कुछ देर रुक लिया हमने, उसके बाद क्या करते हैं, 30 सेकंड तक रोकते हैं। फिर से पुनः वापस जब आते हैं तो सांस को छोड़ देते हैं। ये हमारा अर्ध मच्छिंद्रासन हो गया। पहला हमने अष्टावक्रासन किया, अर्ध मच्छिंद्रासन। अब इसमें फिर से सावधानियों में क्या है, गहरी तकलीफ हो रहा है, कमर, गर्दन यदि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा हो तो आप गंभीर समस्या, पीठ की गंभीर समस्या से यदि आप जूझ रहे हैं तो कुछ दिन तक इस अभ्यास को ना करें। इसके बाद आपको लाभ जानने का प्रयास करना। हमने सावधानियां जान लिया, विधि जान लिया, अब लाभ। अर्ध मच्छिंद्रासन अत्यंत उपयोगी आसन माना जाता है पीठ, कमर, गर्दन के लिए। नाभि से नीचे का जो भाग है हमारा, नाभि से नीचे के भाग में ये आसन बहुत ही इंटरनल ऑर्गन्स को मजबूती प्रदान करने वाला ये आसन माना जाता है। लीवर की समस्या हो, किडनी फेल्योर की समस्या हो, चाहे आपको वृक्क, स्प्लीन, इस तरह की समस्याएं यदि आपके पास हो तो ये आसन को आप जरूर अपना सकते हैं और इस आसन करने के बाद आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा योग का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन हम आपसे आशा करते हैं कि आप इन दोनों आसनों के माध्यम से भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार। तो इन दोनों आसनों के माध्यम से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जो लोग योग करते हैं, योगा करते हैं, वो तो इसकी अहमियत जानते हैं,
लेकिन जो लोग ये पहली बार देख रहे होंगे उन्हें लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट पोजेज हैं, हम कैसे करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप कुछ दिनों बाद इसमें परफेक्ट हो जाएंगे और इसे कर सकते हैं। तो अब एक नज़र डालते हैं कि किस तरह से आज का दिन खेल के इतिहास में क्यों है इतना खास। एक नज़र डालते हैं इस खबर पर। और 2006 में भारत ने लाहौर में खेले गए वनडे मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दी। मैन ऑफ द मैच MS धोनी ने अविजित 72 रन बनाए। तो इस हिसाब से आज का दिन खेल के इतिहास में था इतना खास। और अब एक नज़र डालते हैं कि आज कौन कौन से मुकाबले होने वाले हैं। आज अगर बात करें तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम का जो भारत दौरा है उसमें हैदराबाद में दोनों टीमों के बीच टेस्ट मैच के 5वें और अंतिम दिन का खेल खेला जाएगा। और हॉकी इंडिया लीग का 5वां संस्करण जिसमें पंजाब वॉरियर्स और यूपी विजर्ड्स के बीच आप मुकाबला देख सकते हैं। तो शैलेश जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, तमाम अहम खबरों पर चर्चा की। तो एक तरह से कहेंगे कि बहुत ही अच्छा दिन, बहुत ही अच्छी खबरें आज के दिन, क्योंकि ब्लाइंड क्रिकेट में अगर हम करें तो बादशाहत कायम की है भारत ने। तो खेलों में तो बहुत ही खास रहा, लेकिन एक नया चेंज है, एक नई बयार है कि किस तरह से हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं वो आगे नाम कमा रहे हैं और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है और उम्मीद करते हैं कि आज का दिन भी बांग्लादेश पे जीत के साथ खत्म होगा और आपके लिए भी जो अगला साल है, आज आपका जन्मदिन है, अगला साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ये उम्मीद करते हैं। जी, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल स्पोर्ट्स कैफे में आज इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, नमस्कार। और आपको बता दें, आप सोशल मीडिया से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, फेसबुक @दूरदर्शन स्पोर्ट्स, और ट्विटर पर ट्विटर @DD स्पोर्ट्स चैनल, और यूट्यूब @दूरदर्शन स्पोर्ट्स, और इंस्टा पर @DD स्पोर्ट्स। So that's all we have for you in today's Sports Cafe. Till we see you tomorrow, it's goodbye from the entire production team. Namaskar.